नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनेश्वर में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत की चौथी क्लास। देखिए, प्रतिशत जो चैप्टर है ना, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिशत थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों। यदि आपका प्रतिशत चैप्टर क्लियर है तो इसके बाद आपको लाभ, हानि, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ तक कि डीआई जब सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इसलिए प्रतिशत को ढंग से पढ़ें, क्योंकि प्रतिशत से बहुत सारे चैप्टरों में काम आने वाले हैं प्रतिशत से। ठीक है, तो प्रतिशत की आज चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन लोगों ने वो 3 क्लास नहीं देखी, पहले उसे आप देख लें, उसे देखने के बाद ही चौथी क्लास देखें। उन तीनों क्लास का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पहले जाइए आप तीसरी क्लास, वो तीनों क्लास देखें, उसके बाद ही 4 क्लास देखें। ठीक है, चलिए, तो चौथी क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्न संख्या 91 से। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 91 क्वेश्चन है चौथी क्लास का। 3 क्लास में लोग 90 क्वेश्चन लगा चुके हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है आज का चौथी क्लास का। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, 15% अंग्रेजी में फेल हुए, 25% हिंदी में फेल हुए तथा 5% छात्र गणित व अंग्रेजी में फेल हुए, 10% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए तथा 2% छात्र तीनों विषय में फेल हुए। तो बाबू देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो इसमें 3-4 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, एक तो होता है डायग्राम बना के। तो मित्र, जब इसको हम डायग्राम से बनाएंगे तो 3 विषय है। अच्छा, पहली चीज तो ये देख लीजिए कि ये जो डाटा दिया है, देखिए यहाँ भी फेल का है, यहां भी फेल है, यहां भी फेल है, हर जगह फेल है। और पिछले क्लास में बताया था कि अगर फेल का है तो सभी डाटा फेल के होने चाहिए, पास है तो सभी डाटा पास के होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट है, गणित है, अंग्रेजी और हिंदी है। तो हम क्या करते हैं ना, ये डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया मैथ वाला, और ये हो गया अंग्रेजी वाला, और ये एक हो गया हिंदी वाला। ये 3 डायग्राम बन गया। एक हो गया मेरा मैथ, ये गणित का हो गया, और दूसरा मित्र हो गया गणित के बाद ये हो गया अंग्रेजी हो गया, और अंग्रेजी के बाद मेरे प्यारे साथियों ये हो गया लास्ट वाला हिंदी वाला, है ना, ये हो गया हिंदी वाला। अब मित्र आइए एक एक करके क्वेश्चन। तो देखिए, जब ऐसे बड़े क्वेश्चन मिल जाए डायग्राम की तरीके से अगर आप लगा रहे हो, तो सबसे पहले चीज तो ये देख लीजिए, सभी एक ही यूनिट में होना चाहिए, या तो सभी फेल में हो, या तो सभी किस में हो, पास में हो। तो आप देखिए, सबसे पहले इसको पीछे से सॉल्व करें, क्योंकि तीनों में जो जगह घिरा दिख रहा है, तो तीनों गोले में यही जगह घिरा दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए तीनों विषय में, तो आप कहेंगे लास्ट में पीछे से देखते आते हैं, तो कहेंगे कि 2% जो छात्र है ना, वो तीनों विषय में फेल है। तो मित्र 2% छात्र यहां लिख दें, 2% छात्र तीनों के तीनों विषय में फेल है। ठीक है, अब 2% छात्र हो गए तीनों विषय में फेल। इसके बाद अब तीनों विषय हो गया, अब 2-2 विषय वाला आइए। तो 2-2 विषय में सबसे पहले आप आएंगे पीछे से, भाई 3% हो गया दोनों में, 2% हो गया तीनों में, अब यहां जी 2-2 में। तो 15% छात्र गणित व हिंदी में। तो गणित व हिंदी वाला कॉलम देखिए ये है, ये गणित और हिंदी, ये दोनों गोले एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। कितने प्रतिशत फेल है? आप कहेंगे 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल है। तो मित्र इस गोले में कुल 15% लोग आने चाहिए। इस गोले में जो हम बना रहे हैं, जहां हम पेन चला रहे हैं, ये 15% लोग आने चाहिए। और इस 15% में आप ऑलरेडी 2% लिख चुके हैं। तो 15% लिखना, 2% पहले से लिखा गया है, यानी कि आप कह सकते हैं 13% यहां बचेगा। तो 13, ये 2 मिला के 15 हो गया। ठीक है, और आगे बढ़िए। तो मित्र जब आप और आगे बढ़ेंगे तो फिर किसका है? कह रहा कि 15% गणित व हिंदी हो गया, 10% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में। तो अंग्रेजी हिंदी वाला कॉलम ये है, इसमें कितने प्रतिशत छात्र हैं? 10% है, इसमें 10% है। तो अब जो ये गोला चला रहा है ना, इस गोले में 10% लिखना है, जिसमें 2% पहले से लिखा है, तो यहां लिख देते हैं हम 8%, केवल 8%। ठीक है, अब और आगे बढ़े तो अब कह रहा है कि 5% छात्र गणित व अंग्रेजी में फेल है। 5% छात्र गणित व अंग्रेजी में। तो ये गणित और अंग्रेजी वाला ये बॉक्स रहा, गणित और अंग्रेजी ये दोनों है ना एक दूसरे में, इसमें 5% छात्र हैं। तो 5% में 2% आपने पहले से लिख रखा है, तो केवल 3% और लिख दीजिए। तो 3 विषय वाला हो गया, 2 विषय वाला। अब एक विषय में आ जाइए। तो एक विषय में आइए, गणित देख लेते हैं। तो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए। गणित में 20% फेल है मित्र, गणित में 20% फेल है। तो अगर 20% गणित में फेल है बाबू, यानी कि ये पूरा गोला जो है ये 20% का है। पूरा गोला कितने प्रतिशत का है? 20%। तो 20% ने आपने ऑलरेडी क्या किया है? 13, 3, 16 और 2 18% आपने पहले से लिख रखा है। भाई इस गोले में देखिए 18% पहले से लिखा है, तो 18% पहले से लिखा, तो सिर्फ और सिर्फ बचा 2% और बचा।
ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, 20% गणित हो गया, 15% अंग्रेजी में फेल है। तो मित्र अगर 15% अंग्रेजी में फेल है मेरे प्यारे साथियों, 15% अंग्रेजी में फेल है मित्र, तो 15% अंग्रेजी में, तो ये जो अंग्रेजी का गोला है ना, इसमें लिखना है 15%, इसमें लिखना है 15%, तो इसमें 15% लिखना है। और पहले से ही 8, 2, 10, 3, 13 लिखा है, तो 2% और लिख देंगे तो 13 2 हो जाएगा 15%। क्लियर ना, ये हो गया 15%। अब आ जाइए इसके बाद बात करते हैं, तो कह रहा 25% हिंदी में फेल हुए। तो बाबू ये जो हिंदी वाला गोला है इसमें लिखना है 25% छात्र, इसमें लिखना है 25%। तो 25% लिखने से पहले देखिए 8, 2, 10 और 10, 13, 23% पहले से लिख दिए हैं, तो केवल 2% और है वो 25 हो जाएगा ना भाई। 8, 2, 10 और 13, 23 में 2 लिखेंगे हो जाएगा 25। तो बाबू ये डायग्राम बनके हो गया तैयार। अब आ जाइए क्वेश्चन पे क्या क्या पूछ रहा है। कह रहा तो केवल 2 विषय में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो बाबू केवल ये देखिए 3 यहां है, 13 यहां है, 8 यहां, ये केवल और केवल 2 विषय में फेल विद्यार्थी। भाई ये वाला कॉलम ये तीनों में है, ये केवल एक में है, ये केवल एक में है, ये केवल, लेकिन ये जो 3 है, ये जो 13 है, ये 8 है, ये 2 वाले में आ रहा ना, तो केवल 2 कह रहा। देखिए केवल 2 यानी कि केवल 2 में ये 3 है, ये 13, तो 13, 3, 16 और 16 और 8 24, यानी कि 24% फेल है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है पास विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो बाबू ये जितने भी प्रतिशत है ये सभी के सभी क्या है, फेल है। तो अगर देखेंगे फेल का प्रतिशत तो आप कहेंगे 3, 2, 5 और 5, 2, 7, 7 ये हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, 3, 2, 5 और 5, 2, 7 हो गया, और 7 और 13 हो जाएगा 20, 20, 2, 22, 22 और 8, 30, 30, 2, 32, यानी कि 32%। ये 32% जोड़ के आया, ये 32% मेरे प्यारे साथियों फेल हैं। और टोटल 100% होते हैं, तो अगर 100% में से 32% फेल हो गए तो 100 से अगर 32 घटा दिया जाए तो बचेगा कितना, 68, यही होगा ना, तो बचेगा 68, यानी कि 68% विद्यार्थी क्या है मित्र, 68% विद्यार्थी है पास। कि हमने गलत नहीं जोड़ दिया ना, चेक करिएगा, ऑप्शन में 68 है नहीं। कैलकुलेशन पे बाबू ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर से जोड़ते हैं, 8, 2, 10 और ये 5, 15 हो जाएगा, और 15 ये हो जाएगा 30, 30, 2, 32 ही तो हो रहा है, तो 68 है, लेकिन ऑप्शन में 68 है नहीं। तो यहाँ जोड़ने घटाने में कोई गलती भाई, यहाँ 20% गणित में है, तो ये तो 20 हो गया। अंग्रेजी में है 25%, अंग्रेजी में है 25%, नहीं सॉरी 15%, अंग्रेजी में 15% है, तो 8, 10 यहाँ भी 15 हो गया। उसके बाद हिंदी में है 25, तो यहाँ भी 25 हो गया। ठीक तो है सब, तो यानी कि 32% हो गए फेल। जोड़ घटाना चेक कर लिए, 32% फेल हो गए। तो बाबू अगर 100 से 32 घटा दिए तो बचेगा 68% पास है। तो इसमें है नहीं, तो आप चौथा ऑप्शन बना, दूसरा ऑप्शन बना लें 68% बी वाला। ठीक है, कैलकुलेशन बाबू चेक करते रहेगा। कह रहा है कम से कम 2 विषय में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए कम से कम 2 और केवल 2, केवल 2 मतलब केवल 2 यानी कि सिर्फ यहां वाला डाटा जोड़ना, लेकिन कम से कम 2 में फेल है, अधिक से चाहे जितने में फेल हो, तो कम से कम 2 में तो फेल होना चाहिए। तो कम से कम 2 में बाबू ये देखिए, ये 2 में जो केवल 2 में फेल है, तो कहेंगे ये 13 और 3 16, 16 और 8 24%, तो 24% 2 में तो फेल है ही, लेकिन ये जो 2% है ये भी तो 2 विषय में कम से कम फेल ही है ना। अधिक से 3 में फेल है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम में भी 2 में तो फेल है ही ना, तो कम से कम में ये भी 2 जोड़ लिया जाएगा। तो यहां हो जाएगा ये 13 और 8, 3 जोड़ के 24 और 24 2 26% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर मित्र पेपर में आएंगे तो यहां से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करें, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए, 25% गणित व अंग्रेजी में फेल हुए, 15% अंग्रेजी व हिंदी में फेल हुए, 22% हिंदी व गणित में फेल हुए, और 13% तीनों विषय में फेल हुए। तो मेरे प्यारे साथियों ये सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसा कि हमने पहले बता रखा है। हमें एक टाइप के 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एक अपने लगाने के लिए, एक आपको लगाने के लिए। एक हम आपको समझाएंगे, एक आप खुद लगाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, और इसका जो भी सही आंसर होगा इन तीनों प्रश्न का आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 53% छात्र गणित में, 61% भौतिक में, 60% रसायन में, 24% गणित व भौतिक में, 35% भौतिक व रसायन में, 27% गणित व रसायन में पास हुए, जबकि 5% किसी विषय में पास नहीं हुए। तो बाबू देखिए कुल मिला जुला के यहां तक तो डाटा पास दिया, जबकि 5% क्या है,
पास ही नहीं हुए, यानी कि सब पास पास है, ये डाटा एक फेल का दे दिया है। तो मित्र जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि सभी डाटा या तो पास पास में हो या तो सभी डाटा क्या हो, फेल फेल में हो। तो बाबू अब क्या करें, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट का जब डायग्राम बनाएंगे ना बाबू, तो एक विषय ये हो गया, ये दूसरा विषय हो गया, और ये मित्र हो गया तीसरा विषय। ये 3 डाटा बन गया। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो है गणित, एक तो है गणित, ठीक है, पहला सब्जेक्ट हो गया गणित। अच्छा दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है भाई, दूसरा सब्जेक्ट है, एक तो गया गणित और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो दूसरा सब्जेक्ट है भौतिक। तो मित्र ये हो गया भौतिक। अच्छा दूसरा हो गया भौतिक। बात करें तीसरे सब्जेक्ट की, तो तीसरा सब्जेक्ट है रसायन। तीसरा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे साथियों रसायन, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वही सेम पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता, लेकिन ये सब क्या है, सभी ये गणित में पास है, ये रसायन में, ये सब यहाँ तक पास है, और 5% किसी में पास नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे इन सब का डाटा अगर पास पास का दिया है, सब में पास है, तो यहाँ तीनों विषय में भी पास का पता होना चाहिए। तो तीनों में पास होने के विद्यार्थियों का कोई प्रतिशत हमको पता नहीं है। तो नहीं पता है बाबू, ऐसे कंडीशन में एक तरीका इसको एक्स मान के लगाने का। मान ले तीनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या हो गई x%, लिखना पड़ेगा। तीनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या हो गई x%। ये भूल जाइए 5% भी भूल जाइए, क्योंकि ये फेल का दिया है। तो x% तीनों विषय में पास मान लें। अब आइए अब 2-2 वाले पे, पिछले क्वेश्चन उन्होंने बताया ना, पहले तीनों विषय से शुरू करते, फिर 2-2 फिर 1, तो x% हो गया तीनों विषय में पास। अब 2-2 विषय के आ जाइए, तो कह रहा 2-2 विषय में आ जाएंगे, तो पीछे से चलते हैं, काउंट करते हैं। तो 27% गणित व रसायन में पास हुए। 27% गणित व रसायन, यही है ना, 27% गणित व रसायन में। तो मेरे प्यारे साथियों गणित व रसायन का यही तो गोला है, ये 27% पास है, मतलब इसमें 27% आना चाहिए। तो 27% में x% पहले से लिखा हुआ है, तो बचेगा कितना, 27 माइनस x%, ठीक है। चलिए ये गणित रसायन का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कह रहा कि 35% छात्र भौतिक व रसायन में, 35% छात्र भौतिक व रसायन में। तो भौतिक व रसायन का ये गोला है, ये है, कितने प्रतिशत पास है, 35%। तो मित्र इस 35% में x% पहले से लिखा हुआ है, तो ये इतना कितना बचेगा, 35 माइनस x, यही तो बचेगा। चलिए ये हो गया। अब कह रहा है कि 24% गणित व 24% गणित व किसमें, 24% गणित व भौतिक में। तो यहां लिखना है 24% गणित व भौतिक में। तो अब जिसमें x पहले से लिखा है, तो ये बचेगा 24 माइनस x, क्लियर ना। ये हो गया 2-2 विषय वाला। अब एक एक विषय पे आएंगे। तो जब मेरे प्यारे साथियों हम एक एक विषय पे आएंगे, अब यहाँ पे एक एक विषय पे आएंगे, तो कह रहा कि 53% छात्र गणित में, यानी कि गणित में कुल कितने प्रतिशत है, 53%। ये गोला 53% का है। तो इस 53% में आपने पहले से कितना लिख रखा है, अगर आप जोड़ेंगे तो 27 माइनस x प्लस ये वाला x, ये 27 माइनस प्लस x, और प्लस 24 माइनस x। तो बाबू यहाँ पे देखा जाए ये प्लस माइनस कट जाएगा, 24 और 27 जोड़ेंगे तो 7 4 11, शेष हो जाएगा 1, शेष हो जाएगा 1, 2 2 4 51 माइनस x। ये इतना इस गोले में पहले से ही है, जबकि टोटल कितने परसेंट पास है, 53। तो 53 से अगर इसको हम घटा दें, 53 से घटा दें तो यहाँ वाली वैल्यू पता चल जाएगी। तो जब 53 से घटाएंगे ना, तो 53 माइनस 51, और अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल के ये प्लस x हो जाएगा। तो 53 से 51 घटाएंगे बाबू, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 धन x के, यानी कि यहाँ जो बचेगा 2 धन x बचेगा। तो कुल मिला के बात हमको ये समझ में आई, यहाँ पे ये समझ में आई कि ये डाटा जोड़ के, ये वाला डाटा जोड़ के 24 माइनस x और 27 माइनस x, ये डाटा जोड़ के जब हमने 53 से घटाया तो रिजल्ट कुछ और नहीं मिला। इन दोनों के जोड़ यानी कि 24 और 27 के योग से 53 घटाया तो बचा 2, और 1 धन x बचा और कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो उसी तरह जब भौतिक में आ जाएंगे, तो मेरे प्यारे साथियों जब आप भौतिक में आएंगे तो कह रहा भौतिक में है 61%, मतलब अब इस ये पूरा गोला 61% का है। तो 61% का, तो इन सभी को जोड़ के 61 से घटाएंगे, तो सबको नहीं जोड़ना है, आप 35 और 24 जोड़ लीजिए। तो 35 और 24 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और ये 5, यानी कि 59% हो जाएगा, 59। और 61 से 59 अगर घटाएंगे बाबू तो आ जाएगा 2% और धन x यहां भी बचेगा, क्लियर ना। जैसे हमने ये वाला घटा के चेक किए थे ऐसे ये भी बचेगा। अब आ जाइए रसायन। रसायन में कितने प्रतिशत है, 60%। इसका मतलब ये जो गोला है ये पूरा जोड़ा जाएगा, ये 60% का गोला है। तो 60% में ये जोड़ के घटाना है। तो अब अगर हम 35 और 27 जोड़ लें तो आप कहेंगे 7 5 12 2, 7 5 12 2, शेष हो जाएगा 1, तो 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 62। और 62 से जब हम
किससे 60 से 62 घटाएंगे तो बाबू -2 आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, -2 आएगा और धन x यहां बचेगा। क्लियर ना? अब मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बात पता चल गया कि ये जो बना है ये पूरा गोला है, ये पास वालों का, क्योंकि ये सब प्रतिशत पास पास का दिया है। तो अगर इसको हम जोड़ना चाहें, मित्र जोड़ना चाहें, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो अब हम लिखते हैं, जोड़ते हैं। यहां हो जाएगा 2 धन x धन 24 माइनस x, 24 माइनस x धन 2 धन x, 2 धन x, फिर ये जोड़ेंगे धन 27 माइनस x धन x धन 35 माइनस x और धन नहीं, यहां पे है ऋण, मतलब जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -2 प्लस इसमें जोड़ दें -2 धन x। तो बाबू जब जोड़ेंगे तो यहाँ भाई कोष्टक हटाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो कुल मिला जुला के यहाँ लिख सकते हैं हम -2 और धन x। ठीक है, तो मित्र जब हम जोड़ने का काम करेंगे तो आप कहेंगे ये प्लस x, ये प्लस x और ये माइनस x कट जाएगा, ये प्लस x, ये माइनस x कट जाएगा, यही ना हो रहा साहब। इसके बाद कहेंगे ये प्लस x, ये माइनस x कट जाएगा, तो केवल एक x बचा है और डाटा जोड़ा जाए तो 24 और 2 हो जाएगा 26, 24 2 26, 26 और 2 28, 28 में अगर 2 जोड़ दे तो हो जाएगा 30 और 30 में 25 जोड़ दे 55 और 55 और 35, 55 और 35 क्या हो जाएगा, ये 55 और 35, 55 और 35 90 और 90 में -2 जोड़ेंगे हो जाएगा 88, यानी कि हो जाएगा 88 धन x। तो बाबू ये जो 88 धन x आया ना, ये 95% के बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे 95 कहां से आ गया, 95 तो कहीं डाटा में दिया नहीं है, तो टोटल 100% होता है। तो मित्र इस 100% में से 5% किसी भी विषय में नहीं पास है, तो 95% पास है, तो वो 95 आ गया। तो मित्र यहां से x बराबर निकल के आ जाएगा, 88 प्लस उधर जाएगा हमारे हो जाएगा 7%, यानी कि कुल मिला जुला के जो बीच वाला आंसर आया तीनों विषय में जो पास है, यानी कि तीनों विषय में जो पास है मेरे प्यारे साथी, वो आ गया x%। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी तीनों विषय में पास है, तो तीनों विद्यार्थी कितने %, 7। यहां से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल 2 विषय में पास है, तो केवल 2 वाला डाटा यही है ना, तो 24 से अगर 7 घटा दें, 24 से 7 घटा दें, तो मित्र आप 24 से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 17, 24 से 7 घटाएंगे 17, अरे केवल 2 विषय वाले यही तो है, तो बाबू 24 से 7 घटाइए, तो 24 से 7 घटाएंगे 17। अच्छा यहाँ 27 से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 20 और यहाँ 35 से 7 घटाएंगे आ जाएगा 28। इसका मतलब इसको जोड़ दे तो 7 और 8 7 15 5 शेष हो जाएगा 1 और ये अच्छा, यानी कि 65% विद्यार्थी केवल 2 विषय में पास है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल एक विषय में पास है, तो ये वाला ये सब एक विषय वाला है, तो यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, तो 7 2 9, 7 2 9, तो 9 9 18 हो गया, 18 हो गया, लेकिन 7 यहाँ -2 घटाएंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 18 5 23, यानी कि 23% विद्यार्थी क्या है, केवल एक विषय में पास है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अगर ये क्वेश्चन आप लगाएंगे तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अच्छा सुनिए, ये तो हो गया भाई, डायग्राम तो बनाना है, तो ये बीच वाला डाटा निकालने के लिए हमको इतना सारा डायग्राम बनाना पड़ा। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं कैसे इसको हम जल्दी से अगर लगाना चाहे तो क्या करें। देखिए कुछ नहीं करना है, आप कहेंगे मैथ में पास है 53%, मैथ में कितने पास हैं 53%। कहेंगे फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में पास है कितने %, 61% भौतिकी में पास है। रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में पास कितने % है, आप कहेंगे 60% पास है। ठीक है ना, ये डाटा मैंने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथ और फिजिक्स में जो पास है वो 24% विद्यार्थी पास है। भाई सब प्रतिशत बना दे, कोई बात नहीं, प्रतिशत बना दे। ठीक, 24% विद्यार्थी पास है। फिर क्या कह रहा है कि फिजिक्स में और किसमें, रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स और रसायन में 35% विद्यार्थी पास है। क्लियर ना, 35% पास है। और फिर कह रहा 27% गणित व रसायन में पास है, 27% मैथ में व केमिस्ट्री में पास है 27%। यहां तक कोई डाउट साहब? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं डाउट। तो हम कहे साहब कि इनको जोड़ दीजिए, तो इनको आप जोड़ेंगे तो कहेंगे कि 3 1 4 0 4 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12
और 12 और 5 17 कहेंगे 174% हो जाएगा। हम कह दें कि ये दो विषय वाला जोड़ दीजिए, भाई एक विषय वाला जोड़ दिया, दो विषय वाला जोड़ दें, तो दो विषय वाला बाबू जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 12 और 4 16 6, शेष हो जाएगा 1, जोड़ घटाने बाबू ध्यान दीजिएगा, शेष हो जाएगा 1 और 3 2 5 5 2 7 और 1 8 ही हो जाएगा 86। तो मित्र अब हम आपसे पूछें अगर इनका अंतर करें, इनका अंतर करिए बाबू, अंतर करेंगे तो यहाँ 14 से 6 घटाएंगे 8, 14 से 6 घटाएंगे 8 और यहाँ बचा 16, 16 से 8 घटाएंगे 8, तो ये आ गया 88%। तो मित्र एक बात आप ये देखिए कि अभी जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा ये 53% मैथ में पास है, तो ये पूरा 53% पूरे गोले में ये दोनों विषय 24 वाला भी तो आता होगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आता है। अच्छा इसी 53 में तीनों विषय वाला, अरे कैसे ऐसे गोला बनाते हैं, तो अगर ये 53% एक विषय का है तो इस 53% में ये दो विषय वाला भी और तीनों वाला सम्मिलित है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सम्मिलित है। तो मेरे प्यारे साथियों इस 53 में ये 24 भी सम्मिलित है और वो तीनों विषय वाला सम्मिलित है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सम्मिलित है, बिल्कुल सम्मिलित है। तो आपको जब ये तीनों सम्मिलित है, सब सम्मिलित है, तो यानी कि इसको हमने जोड़ा, तो इस जोड़ में 174 में ये भी तो जोड़ लिया हमने, ये भी तो जोड़ लिया, तो इसको इसमें भी जोड़ा, इसमें भी जोड़ा है, तो इसमें तो ये 24 जुटा ही है भाई। ये 53 61 60 अगर हमने जोड़ा तो इसमें अभी हमने जैसे कि डायग्राम बना के बताया कि इस 53 में ये दो वाला गोला भी जुटा है भाई, 53 में ऑलरेडी है ये और यहां भी है, तो हमने इसको एक बार जोड़ा और यहां भी जोड़ा, यानी कि इन दोनों को मिला के ये 2 बार जुटा था। तो हमने क्या किया, इससे ये दो वाला हमने घटा दिया तो आ गया 88। अब मित्र ये जब 88 आया तो इसमें भी तीनों सब्जेक्ट वाले हैं, देखिए तीनों वाला कॉलम इसमें भी है भाई, एक विषय वाले में भी तीनों वाला कॉलम आता है और दो विषय वाले में तीनों वाला कॉलम खाता है। तो यहां पे हमने जोड़ा और यहां से क्या किया, घटा दिया। ये तीनों वाला तो इसमें जोड़ा, सॉरी क्षमा करिएगा, ये तीनों वाला, ये जो तीनों वाला सब्जेक्ट है इसमें तो जोड़ा पूरे में, लेकिन इस दो में भी जोड़ा था। तो जब इसको जोड़ा और इसको जोड़ा और इससे इसको घटा दिया तो इसका मतलब तीनों वाला ना इसमें रह गया ना इसमें, यानी कि तीनों सब्जेक्ट वाला क्या हो गया, घट गया। तो तीनों सब्जेक्ट वाला बाबू अगर घट गया तो तीनों सब्जेक्ट में जो फेल वाला अगर घट गया मित्र, तो अब क्या करें भाई, तीनों सब्जेक्ट वाला अगर घट गया है तो मान लीजिए तीनों सब्जेक्ट में पास विद्यार्थी हैं x%, तीनों सब्जेक्ट में 5 विद्यार्थी कितने प्रतिशत है, x%, और ये 88 और x मिला के बराबर हो जाएगा 95% के। कहेंगे 95 कहां से आ गया, वही 5% अगर तीनों विषय में फेल है तो 95 तो पास होंगे ना। अब आप ये 88 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 7%, मतलब ये 7% हो गए तीनों विषय में पास, तीनों विषय में पास हो गए। तो जब तीनों विषय में पास हो गए तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही गया। बाकी अगर तीनों विषय का आपको पता चल गया है बाबू, तीनों विषय का अगर आपको पता चल गया है तो आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं भाई। तीनों वाला ही तो ढूंढना था, तीनों वाला हमने ढूंढ लिया, अब फटाफट आप इसके बाद डायग्राम बना के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट में 5 विद्यार्थियों का प्लस है, ठीक है। नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, पहले एक एक सब्जेक्ट वाला जोड़ लिया, फिर दो सब्जेक्ट वाला जोड़ लिया, तो इसमें से इसको घटा दिया और जो आया माना तीनों में x जोड़ दिया बराबर 95% के। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए प्रतिशत से नहीं है, थोड़ा सा ये रीजनिंग से मिलता जुलता है टॉपिक, ठीक है। नोट कर लें, समझे, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बताते हैं। देखिए अभी तक तो था प्रतिशत वाला बात, तो प्रतिशत में काम चल गया, लेकिन ये प्रतिशत वाली बात नहीं है, ये कुल मिला जुला के एक तरह से रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मनीष सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग भाई मनीष सर में बहुत ही बेहतर रीजनिंग पढ़ाते हैं। मनीष सर से रीजनिंग पूछें, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत सारे कराए। देखिए प्रतिशत में बहुत ज्यादा डायग्राम का रोल नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है उससे ज्यादा हम आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना ये टॉपिक, तो आप अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग भाई मनीष सर के चैनल पे जाएं, वहां पे मनीष सर वेन डायग्राम हर टाइप के 3-3 4-4 5-5 विषय में फिर विद्यार्थियों का प्रतिशत वाला क्वेश्चन होने करवाया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी परीक्षा में 53 छात्र भौतिक में पास हुए, 52 छात्र रसायन में, 65 छात्र जीव विज्ञान में पास हुए तथा 19 छात्र भौतिक व रसायन में, 28 छात्र रसायन व जीव विज्ञान में, 31 छात्र भौतिक व जीव विज्ञान में, 38 छात्र केवल एक विषय में पास हुए। तो उसके बाद ये 3 क्वेश्चन। अच्छा देखिए, आप देखेंगे सभी के सभी पास हैं, सभी के सभी क्या है, पास वाले हैं। तो सबसे पहले मित्र हम बनाते हैं डायग्राम, सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। तो बाबू जब डायग्राम बनाएंगे ना तो ऐसे बन गया डायग्राम। अब सब्जेक्ट लिख लें, एक है भौतिक फिजिक्स है, दूसरा क्या है रसायन केमिस्ट्री है, तीसरा क्या है बायो है जीव विज्ञान है, तीसरा है बायो जीव विज्ञान है बायोलॉजी, ठीक है ना साहब, बायो लिख दिया। अब बाबू देखिए
ऐसे क्वेश्चन को हम कहां से लगाते हैं, पीछे से, तीनों सब्जेक्ट वाला। तो देखिए कहीं तीनों सब्जेक्ट में 5 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, आप कहेंगे तीनों में 5 विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी गई है। तो नहीं दी गई है तो अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया भाई ये प्रतिशत वाली बात होती तो हम जोड़ के 100 से घटा के लगा लेते, लेकिन ये प्रतिशत नहीं, ये संख्या वाली बात है। तो तीनों में 5 विद्यार्थियों की संख्या आप मान लीजिए x, तीनों में 5 विद्यार्थियों की संख्या बाबू आप मान लीजिए x। अब तीनों में 5 विद्यार्थियों की संख्या x हो गई। अब आ जाइए दो विषय पे। ये कह रहा केवल और 38 छात्र केवल एक विषय में पास है, तो छोड़िए उसको, छोड़ दीजिए। वो एक विषय मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का मिला के होगा 38, ठीक है, एक ही विषय वाला, छोड़िए। अब आ जाइए दो वाले पे। तो कह रहा है 31 छात्र भौतिक व जीव विज्ञान में, भौतिक यानी कि ये हो गया भौतिक और जीव विज्ञान में कितने छात्र हैं बाबू, आप कहेंगे इसमें 31, मतलब इसमें 31 छात्रों का लिखना है, इसमें 31 छात्रों का जगह है, जिसमें आपने पहले ही x लिख रखा है, तो बाकी जो बचा, ये जो जगह बचा यहां से यहां तक वाला जगह, ये 31 - x बचा, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है कि 28% छात्र रसायन व जीव विज्ञान में, 28% छात्र रसायन व जीव विज्ञान में। तो रसायन व जीव विज्ञान नहीं है ना, कितने छात्र हैं, 28 छात्र हैं। तो बाबू 28 छात्र हैं, तो 28 में से x पहले से है, तो बाकी जो बचेगा 28 - x बचेगा, ये इतना जो बचेगा वो 28 - x बचेगा। क्लियर ना। अब आ जाइए उसके बाद कह रहा 19 छात्र भौतिक व रसायन में। ये जो 19 छात्र है ना, ये भौतिक और रसायन वाला कॉलम है, तो बाबू इसमें x पहले से लिखा हुआ है, तो ये वाला जो कॉलम बचेगा ये बचेगा 19 - x के, ये बचेगा 19 - x के, 19 - x के बचेगा। क्लियर ना। अब बाबू दो पे हो गया। अब आ जाइए आप तीन विषय वाले, सॉरी एक विषय वाले पे। तो कह रहा कि 53 छात्र भौतिक में पास है, मतलब ये पूरा गोला 53 का है, ये पूरा गोला कितने का है, 53 का है। तो अब इन सबको जोड़ के 53 से घटाएंगे, तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि कुछ नहीं करना, इनको जोड़ लीजिए। तो 19 और ये 31 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 53 से 50 घटाएंगे आ जाएगा 3 और धन x, ये लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कैसे कैसे, बस वैसे ही है। अब बाबू आ जाइए केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कह रहा 52 छात्र, मतलब ये पूरा गोला 52 छात्रों का है, इसमें 52 छात्र आना है। तो 52 छात्र लिखेंगे, तो ये तो पहले आपने लिख लिया 52 के, 52 में से कुछ पहले से आपने लिख रखा है, तो इनको जोड़ के 52 से घटाएं। तो जोड़ने के लिए क्या करें, ये जोड़ लीजिए 28 और 19। अच्छा 28 में अगर आप 18 जोड़ें, सॉरी 28 और, चलिए 28 और 19 जोड़ लेते हैं बाबू, तो 2 यहां दे देंगे तो हो जाएगा ये 30, 28 हो जाएगा 30, वो बचेगा 17, तो 30 और 17 हो जाएगा 47। तो बाबू 47 लिखना, जिसमें से 52 से 47 घटा देंगे तो आ जाएगा 5 धन x। यही ना होगा केमिस्ट्री वाला, ठीक है। जीव विज्ञान में 65, मतलब ये पूरा 65 इसमें लिखना है, और इस 65 में आपने ऑलरेडी ये कुछ लिख रखा है, तो इसको जोड़ के 65 से घटाएंगे तो 31 और 28, अगर इसको हम 9 मान के इसमें जोड़ लें तो हो जाएगा 40, 40 20 60, यानी कि 59 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। और 65 से 59 घटाएंगे बाबू तो यहां हो जाएगा 6 धन x। क्लियर ना। अब क्वेश्चन ने कहा है कि और 38 छात्र केवल एक विषय में पास है। तो बाबू ये देखा जाए x धन 3, ये केवल एक विषय यानी फिजिक्स में पास विद्यार्थी हैं। ये x धन 5 केवल एक विषय यानी केमिस्ट्री में पास विद्यार्थी हैं। ये 6 धन x केवल एक विषय बायोलॉजी में पास विद्यार्थी हैं। अब कह रहा है कुल मिला के केवल एक विषय में 38 है, तो 38 अगर देखा जाए तो ये 3x, ये 5x, 5 3 8 और 8 6 14 है, 14 धन x x x जोड़ेंगे हो जाएगा 3x बराबर कितने के, 38 के। अब मेरे प्यारे साथियों 14 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस जाएगा, तो 38 से अगर हम 14 घटा दें, 38 से 14 घटा दें तो मुझे लग रहा आ जाएगा 24, आ जाएगा 24, 10 घटाएंगे 28, 4 घटाएंगे 24, ठीक है। इससे भाग करेंगे 3/24 x बराबर 8, यानी कि तीनों विषय में जो पास विद्यार्थियों की संख्या वो है 8। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तीनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या, तो ऑप्शन सी सही जवाब 8 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, केवल भौतिक में पास, तो केवल भौतिक में तो 3 धन x का मान 8, तो 8 3 11, तो केवल भौतिक में पास मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन 11 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है केवल 2 विषय में, केवल 2 विषय में, तो केवल 2 विषय में ये वाला डाटा है, ये वाला डाटा है और ये वाला डाटा है, तो x का मान 8 है, तो 19 से 8 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, 31 से 8 घटाएंगे, 31 से 8 घटाएंगे तो 31 से 8 घटाएंगे तो मुझे लग रहा आ जाएगा 23, 28 से 8 घटाएंगे आ जाएगा 20, तो केवल 2 विषय वाले ये विद्यार्थियों के बाबू, तो जोड़ लेंगे तो 0 3 3 और 1 4, 2 2 4 1 5, यानी कि 54 विद्यार्थी केवल और केवल 2 विषय में पास है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये सब है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर एक बार ये डायग्राम बना लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन इस पे सही कर जाएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र,
अगला क्वेश्चन ये है, ये एक परीक्षा में 69 छात्र गणित में, 50 छात्र अंग्रेजी में, 39 छात्र रीजनिंग में पास हुए, 21 छात्र गणित में अंग्रेजी में, 18 छात्र अंग्रेजी व रीजनिंग में, 19 छात्र रीजनिंग में गणित में पास हुए, 22 छात्र केवल 2 विषय में पास हुए। तो 3 क्वेश्चनों का ये है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करेंगे और इसका भी आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, लिख लें, थोड़ा सा प्रयास करें भाई। जैसे वहां 38 केवल 1 विषय वाला था, यहाँ 22 केवल 2 विषय वाला है, तो 2 विषय वाला केवल वाला जोड़ के बराबर 22 के करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह है यूपी पुलिस 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वेन आरेख में कन्नड़, के फॉर कन्नड़, अच्छा ये जो है के फॉर कन्नड़, मतलब ये गोला कन्नड़ वालों का है। ठीक है, के फॉर कन्नड़, ये गोला जो है कन्नड़ वालों का है। ठीक है, के फॉर कन्नड़, एच फॉर हिंदी, ये नीचे वाला गोला हिंदी वालों का है। टी फॉर तेलुगु, के ज्ञान से संबंधित शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे इसमें केवल कौन है, कौन 2 सब्जेक्ट है, ये तो आपको डायग्राम पूरा समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला केवल 2 भाषा जानने वाले लोगों की संख्या, तो केवल 2 भाषा, तो बाबू ये 150, ये 150 और ये 100, ये केवल 2 भाषा वाले हैं, समझ रहे हैं ना। तो 150 300 301 400, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म। आप डायग्राम के बारे में जानकारी अच्छे से जान चुके हैं, सिर्फ देख के आंसर बताना है। यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है केवल 1 भाषा जानने वाले लोग, तो बाबू 1 भाषा जानने वाले जो लोग हैं, केवल 1 भाषा जानने वाले जो लोग हैं, ये हो गया 300, ये 1500 नहीं, मुझे लग रहा है ये 150 होना चाहिए, गलत टाइप कर दिया मेरे ऑपरेटर ने, गलती से 0 आ गया। तो बाबू 300 ये हो गया, 150 ये हो जाएगा, 250 ये हो जाएगा, तो 250 और 150 हो जाएगा 400, और 400 ये 3 से कितना हो जाएगा 700। तो मित्र मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है, केवल 1 भाषा जानने वाले। तो ये 700 नहीं दिया गया ऑप्शन में इन्होंने। क्या क्वेश्चन कह रहा है, केवल 1 भाषा जानने वाले लोगों की संख्या। तो भाई देखिए यहाँ 1500 इसलिए नहीं हो सकता भाई, जब कुल मिला के 1500 ही लोग हैं तो यहाँ 1500 कहां से आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वो 1500 नहीं, 150 ही होगा। तो 150 और 250 ये हो जाएगा 400, और 400 और 300 700, 1 भाषा जानने वाले केवल 700 लोग हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है मेरे ऑपरेटर ने, तो खुद से एक ऑप्शन ही बना लीजिए मित्र, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, हो जाता है गलती। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि सभी 3 भाषाओं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो सभी 3 भाषाओं जानने वालों की संख्या कितनी है, 50 है व्यक्तियों की संख्या, और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते हैं। तो बाबू जो कन्नड़ नहीं जानते हैं, मतलब इस गोले से जो बाहर है, ये पूरा गोला क्या है, कन्नड़ वाला है, तो कन्नड़ से जो बाहर होंगे वही कन्नड़ नहीं जानते होंगे। भाई जितने लोग इस गोले में हो तो कन्नड़ जानते हैं, गोले से जो बाहर हो कन्नड़ नहीं जानते, यानी कि कन्नड़ कौन कौन नहीं जानता है, 250 150 300, तो 250 150 400 400 300 700 लोग कन्नड़ नहीं जानते हैं। तो इनका अनुपात बताना है, 50 अनुपात 700, तो अब देखा जाए 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 14 पंजे 70, रिजल्ट हो जाएगा 1 अनुपात 14। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, यूपी पुलिस 2018 की पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यूपी जेल वार्डर 2020 का। यूपी में जेल वार्डर फायरमैन की वैकेंसी थी, उसके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। यह वितरण खेल 4 खेल ABCD, देखिए एक खेल, एक गेम ये है A, एक गेम है B, एक गेम है C, एक गेम है D। ठीक है, ये A वाला गोला, ये B वाला पूरा गोला, ये C वाले गेम का पूरा गोला, ये D वाले गेम का पूरा गोला है। ठीक है, भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये छात्रों की संख्या के क्वेश्चन देखिए, कितने छात्र ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया, कम से कम 2, देखिए केवल 2 और कम से कम 2 में अंतर है। देखिए केवल 2 कहा तो सिर्फ केवल 2 वाला ही काउंट करेंगे, लेकिन कम से कम 2 में भाई 2 वाले भी काउंट होंगे, और जो 3 खेलते वो भी तो कम से कम 2 तो खेल ही रहे ना, कम से कम 2 खेल रहे। मतलब कोई आपसे कह दे कि बेटा मार्केट जाओ 2 किलो आलू लेके, कम से कम 2 किलो आलू जरूर लाना, तो इसका मतलब आपको 2 किलो आलू कम से कम तो लाना ही। अगर आप 3 किलो भी लेके आ जाएंगे तो आपको डांट नहीं मिलेगा, लेकिन कहते केवल 2 किलो, मतलब 100 ग्राम भी ज्यादा नहीं लाना है, तो कम से कम में आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो कह रहा है कम से कम 2 खेल में भाग लेने वाले, तो कम से कम 2, तो 3 वाला भी हम काउंट कर लेंगे। तो पहले कम से कम 2 देखें, तो ये देखिए 9 केवल 2 है,
ये 8 केवल 2 है, ये 6 केवल 2 है, ये 5 केवल 2 है, और ये जो 1 है ये केवल 2 वाले गोले में आ रहा, केवल 2 वाले हैं। तो अगर इनको हम जोड़े तो 9 1 10, 10 और 8 18, 18 सही जोड़े ना, हाँ 18, 18 और 5 23, 18 5 23, 23 29, तो ये तो 29 हो गए केवल और केवल 2 खेलने वाले, केवल और केवल 2। तो अब इसके बाद ये जो 4 है ये 7 है, आखिर ये भी तो कम से कम 2 तो खेल ही रहे हैं ना, भले 3 खेल रहे हैं। तो बाबू ये 7 4 11, तो 11 इसमें और जोड़ देंगे तो 29 और 11 रिजल्ट हो जाएगा 40, यानी कि 40 लोग हैं, ऑप्शन डी, जो कम से कम 2 खेल तो जरूर खेल रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा कह रहा कितने छात्र खेल सी और ए में भाग लिए, तो खेल सी और ए में भाग लिए, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए कह रहा खेल सी और ए में भाग लिए, तो खेल सी में ये 40 हो गए, और नहीं सॉरी क्षमा करें, ये तो केवल और केवल हो गया ना, केवल। देखिए कह रहा खेल सी और ए में भाग लिए, मतलब जो खेल सी में भी भाग लिए हो और ए में भी भाग लिए हो, तो खेल सी और ए में ये 8 यहां हो गए, ये देखिए खेल सी में भी है और ए में भी है, और ये 4 भी तो है इन दोनों में, तो ये 8 4 12 है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने ये कह दिया होता केवल खेल सी और ए में, तो केवल सी और खेल ए में तो 8 देते, लेकिन कह रहा केवल का शब्द नहीं लगाया ना, केवल का प्रयोग नहीं किया है, कह रहा कि खेल सी और ए में, तो बाबू ये जो 4 है ये भी तो खेल सी और ए तो खेल ही रहे हैं, इसके अलावा और खेल रहे हैं, बी भी खेल रहे हैं। तो मित्र अगर कहता केवल सी और ए में तो 8 सही जवाब हो जाता है, लेकिन कह रहा खेल सी और ए में तो 8 4 12 लोग इसका जवाब हो जाता है, नहीं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, तो अब कुल मिला जुला के ये जोड़ लेना है, जितना भी जोड़ के आएगा सभी लोग भाग लिए हैं तो जोड़ लेंगे, तो 40 और 30 और 20, तो 40 30 70, 70 20 90 10 100 हो गया, यहाँ पे ये 100 हो गया, बाकी ये जो जोड़ लें 100 हो गया, तो 9 1 10, 110 हो गया, ये 10 जोड़ देते हैं ऐसे लिख देते 110। उसके बाद ये 8 4 12, 12 12 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 5 30, यानी कि 30 10 40 और 100 140, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बाबू कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, जोड़ घटाना। ठीक है, चलिए कह रहा कितने छात्रों ने वास्तव में तीनों खेलों में भाग लिया, तीनों खेलों में, तो अब 4 यहाँ है तीनों खेल वाले, 7 यहाँ है तीनों खेल वाले, तो 7 4 11 छात्रों ने तीनों खेलों में भाग लिया, तो ऑप्शन सी। तो मित्र अगर आपको डायग्राम के बारे में जानकारी है तो ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। आप समझ रहे हैं कि एक विषय वाला कौन है, 2 विषय वाला कौन है, केवल एक विषय वाला कौन है, केवल 2, सब आप समझ चुके हैं। ठीक है, नोट कर लें। और बाबू वेन डायग्राम को इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही डीपली पढ़ना है तो आप अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग बाय मनीष सर वाले चैनल पे जाएं, वेन डायग्राम का टॉपिक खोलें, उसमें मनीष सर इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके, देखिए प्रतिशत में मैथ के टॉपिक में प्रतिशत में वेन डायग्राम का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आना है, वही पर गणित में पास है, विज्ञान में पास है, कुछ ऐसे बस ये थोड़े बहुत क्वेश्चन बस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर का पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। कह रहा रवि को किसी परीक्षा में 72% अंक मिले और वह 336 अंक थे तो परीक्षा का पूर्णांक। देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता है आपने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, ग्रेजुएशन जो भी पास किया, 100% कोई भी पूर्णांक होता है, उसी 100% में कोई 80% नंबर लाता, कोई 90 लाता, कोई 95 लाता, कोई 97 लाता है। कभी सुना एक लोग 101% लेते हैं, कभी नहीं ना, 100% तक बात होती है। कभी 102% कोई नहीं लाया ना, नहीं ना, 100% तक की बात होती है। तो इसे 100% में से रवि ने लाया 72% नंबर, और ये 72% नंबर लाया जो कितने के बराबर है, आप कहेंगे 360 अंक के बराबर है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर 72% 360 अंक को दर्शाता है तो 1% कितने अंक को दर्शाता है, तो 72 से अगर इसको हम भाग कर दें तो मुझे लगता है ये 5 बार में कट जाएगा। तो 1% बराबर 5 अंक दर्शाता है, 1% बराबर 5 अंक दर्शाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक, 100%, 1% बराबर 5 अंक, तो मेरे प्यारे साथियों 100% बराबर, तो 100% बराबर हो जाएगा 500 अंक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कर ले, छोटा सा क्वेश्चन है, सीजीएल 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। अभी तक आप बोर हो गए वही वो डायग्राम वाला पढ़ के, तो बोर नहीं होना मेरे प्यारे साथी। वो डायग्राम वाला अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा ना तो कम से कम 3 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। समझ आई बात, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर का पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार ध्यान दें, आप सॉल्व करें फिर हम बताते हैं। चलिए कह रहा किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 216 अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, फेल हो गया। फेल नहीं होगा भाई,
कंपनी से बात करेगा। भाई देखिए इस समय मौका अच्छा है, वैकेंसी आ गई है तो पढ़ लें भाई। आपके मोबाइल में अगर कंपनी का फोन आता है तो प्लीज डीएनडी एक्टिवेट कर लीजिए, सिम बदल दीजिए, कंपनी का फोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंपनी का फोन आता है ऑफर जानते जानते आपका समय बर्बाद हो जाएगा। समझ आए ना ऑफर के बारे में? हाँ बिल्कुल, तो ऑफर ना जाने, ऑफर खत्म, छोड़ दीजिए, हमको कोई ऑफर नहीं जानना है अभी। कंपनी का बिल्कुल फोन नहीं आना चाहिए, कंपनी को नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, डीएनडी एक्टिवेट कर लीजिए। बहुत कंपनी परेशान कर रहा है, सिम ही बदल दीजिए, एग्जाम हो जाए, पेपर बढ़िया हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद दुनिया भर के कंपनी का फोन आए, रिसीव करते रहिए, टाइम पास करते रहिए, ठीक है, लेकिन पहले सिलेक्शन। देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 216 अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है? तो बाबू 40% अंक नंबर जो पाएगा वही पास होगा, ये पासिंग मार्क का क्राइटेरिया है 40%। अब बाबू कह रहा है एक विद्यार्थी 216 अंक पाया लेकिन वो पास नहीं है, क्या हो गया? फेल हो गया। कितने नंबर से? 24, तो उसको 24 नंबर और दे दीजिए तो पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल पास हो जाएगा। यानी कि 40% नंबर रिप्रेजेंट करता है 216 धन 24 नंबर के, क्योंकि ये 40% पासिंग मार्क है और 216 धन 24 पासिंग मार्क है। तो अब हम पूछे 1% बराबर, तो 40 से कम 40, 1% बराबर ये जोड़ लेंगे तो 216 और 24 240 हो जाएगा ना। तो 240 को जब आप 40 से बाबू भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 चौक के 24, यानी कि 1% बराबर 6 अंक के। भाई ये जोड़ के 240 होगा तो 240 को बाद 0 से 0 काट देंगे और 6 चौक के 24, तो 1% बराबर कितने अंक के बाबू? 6 अंक के। 1% बराबर 6 अंक के। पेपर ने क्या पूछा है? अधिकतम अंक, तो अधिकतम मतलब पूर्णांक, तो अगर 1% बराबर 6 के तो 100% बराबर बाबू इसमें 100 का गुणा करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 600। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नोट करें, ग्रुप डी 2018 के पेपर का है। कह रहा है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 32 अंक अधिक है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? मेरे प्यारे साथी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सुनिए। क्वेश्चन ये है, इसको हम बताते हैं, अगला आप लगाइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि थोड़ा सा ठीक है, देखिए कह रहा है एक अभ्यर्थी पास है, एक अभ्यर्थी तो फेल हो गया बेचारा, एक अभ्यर्थी फेल हो गया। इसमें दो विद्यार्थी हैं, एक फेल है और दूसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक फेल है और एक दूसरा अभ्यर्थी जो है वो है मित्र पास। एक फेल है और एक है पास। देखिए अब जो फेल है ना बाबू, जो फेल है वो पाया कितना प्रतिशत नंबर? 20% नंबर पाया है जो फेल है, और जो पास है वो कितना पाया है? आप कहेंगे वो पाया है 50% नंबर, ठीक है, वो पाया है 50% नंबर। क्लियर ना इतनी बात? अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, कह रहे जो 20% पाया है ना, वो 35 नंबर जो भी क्वालिफाइंग नंबर है उससे 35 नंबर कम पाया, 35 नंबर से फेल है। अच्छा जो 50% नंबर पाया है वो पासिंग मार्क्स से 32 नंबर ज्यादा पाया है। तो मेरे प्यारे साथियों हम आपसे पूछें कि मुझे एक बात बताइए, जो फेल है वो कितना प्रतिशत नंबर पाया है? आप कहेंगे 20% नंबर पाया है। जो पास है वो कितना पाया है? आप कहेंगे 50% नंबर पाया है। तो हम आपसे पूछे ये जो पास है फेल वाले से कितना प्रतिशत नंबर ज्यादा पाया है? तो आप कहेंगे 30% नंबर ज्यादा पाया है, 30% नंबर ज्यादा पाया है, 30% नंबर ज्यादा पाया है। फिर हम आपसे पूछ लें कि मुझे ये बताइए कि जो पास है और जो फेल है ये नंबर एक दूसरे से कितना कम ज्यादा पाए हैं? तो बाबू आप कहेंगे भाई ये तो 35 कम है, ये तो कुछ छोड़िए, सब छोड़िए। मान लीजिए पासिंग मार्क था 100 नंबर का, एक एग्जांपल कि जो 100 नंबर पाएगा वही पास होगा। तो ये 35 नंबर से फेल है, 35 नंबर से फेल है, यानी कि ये 65 नंबर केवल पाया है, 65 अंक केवल पाया है। और ये पासिंग मार्क से 32 नंबर ज्यादा है, यानी कि 132 नंबर ज्यादा पाया है। तो जैसे आपने बताया कि जो पास है फेल वाले से 30% नंबर ज्यादा पाया है, जैसे 20 था ये 50, तो आपने कहा 30% नंबर ज्यादा पाया है। तो हम कहते हैं नंबर कितना ज्यादा पाया है? तो अब आप क्या करेंगे, 132 से ये 65 माइनस करेंगे। तो जब 65 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 से 5 घटेगा, नहीं तो 12 से 5 घटाएंगे आ जाएगा 7। सही है ना, 12 से 5 घटाएंगे आ जाएगा 7, 12 से 5 आपने घटाया आ गया 7, यहाँ बचेगा 12, 12 से घटाएंगे, यानी क्या कहेंगे 67 नंबर ज्यादा है, 67 नंबर ज्यादा है। तो मित्र एक चीज और देखा जाए तो अगर ये 67 ज्यादा है तो ये जो 35 था और ये 32, अगर 32 और 35 जोड़ दे तब भी तो 67 हो जा रहा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, यहाँ भी तो 67 जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों मेरे दिमाग में एक बात ये आया कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ये, आपने ये देखा कि ये 30% नंबर ज्यादा पाया है
और पूछा जाए कितना नंबर ज्यादा पाया है, तो इनका आप कर लें प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का कर लिया अंतर आ गया 30, और इन नंबरों का कर लें योग, जो कम ज्यादा पाए हैं, जो कम ज्यादा पाए इनका कर लें योग। तो योग करेंगे कैसे, वो 67 आया था ना जैसे हमने समझाया, तो योग करेंगे हो जाएगा 67, यानी कि ये 30% नंबर रिप्रेजेंट करता है 67 नंबर को। समझ गया ना, जैसे 30% नंबर पाए हैं ज्यादा, उससे 67 नंबर ज्यादा पाए, कैसे 67, अभी हमने 100 मान के बताया। तो ये 30% नंबर रिप्रेजेंट करता है 67 के, तो 1% कितना नंबर रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 67/30 के, 67/30 के। तो कोई भी पूर्णांक 100% होता है ना, तो 100% नंबर कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो भाई 100 का गुणा कर लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 670/3 नंबर हो जाएगा पूर्णांक। और पेपर ने परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नोट करें, रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गई, ठीक है। उसी परीक्षा में सुनीता को 40% अंक मिले तथा वह उसके अंक आवश्यक अंक से 56 अंक ज्यादा है, तो परीक्षा का आवश्यक न्यूनतम अंक पूछा गया है। सुनिए, वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें है बाबू अनीता, और अनीता है फेल, ठीक है। अनीता जी आप हो गई हैं फेल, कोई बात नहीं। और दूसरी हो गई सुनीता जी, फिर से पास हो जाएंगी, मेहनत से पढ़ेंगे। दूसरी है सुनीता जी, सुनीता जी हो गई हैं पास। अब अनीता को मिला है 31% अंक। ध्यान रहिए बात बाबू, ये एक फेल है और एक क्या है, पास है, इस बात का ध्यान रहे। एक फेल है और एक क्या है, पास है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये पा गई 31% और इनको मिल गया 40%। ये कितने नंबर कम पाई हैं पासिंग मार्क्स से, 16 नंबर कम पाई हैं। ये पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा पाई हैं, 56 नंबर ज्यादा पाई हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जाए, पिछले क्वेश्चन में आपने सब कुछ सीख लिया कि जो सुनीता है अनीता से कितना प्रतिशत नंबर ज्यादा पाई हैं, तो आप कहेंगे 9% नंबर ज्यादा पाई हैं। और कहते हैं कितना नंबर ज्यादा पाई हैं, तो अभी आपने देखा अगर एक फेल हो और एक पास हो, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा एक फेल है और एक पास है, तो नंबरों का आपने योग कर लिया। तो इसी तरह ये एक फेल है एक पास है, तो इन दोनों के नंबरों का जो योग होगा वो इनके प्रतिशत के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप वो जोड़ेंगे तो 6 6 12 शेष हो जाएगा 1, 6 6 12 शेष हो जाएगा 1, और ये 5 और 1 6 1 7 हो जाएगा 72। तो 9% नंबर रिप्रेजेंट करता है 72 अंक के, 72 अंक के। तो मित्र हम पूछे 1% नंबर कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे 8 अंक को। तो अब अगर 1% बराबर 8 अंक, 1% बराबर 8 अंक, तो 100% बराबर आप कहेंगे 800। तो मित्र ये 800 पता है क्या आ गया, ये 800 आ गया इनका पूर्णांक। और पेपर ने इस बार पूर्णांक नहीं पूछा है, पूछा आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी कि पासिंग मार्क बताइए। तो आवश्यक न्यूनतम अंक की बात करें बाबू, तो इस 800 का किसी एक का निकाल लीजिए, चाहे अनीता का चाहे सुनीता का। तो चलिए अनीता का ही निकाल लेते हैं। तो अनीता 800 का पाई है 31% नंबर, तो 31% मतलब ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, गुणा करेंगे 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, यानी कि अनीता पाई है 248 नंबर। भाई 800 का 31% 248 नंबर पाई है, और पास नहीं है, पास नहीं है, फेल है। कितने नंबर से, 16। तो अगर इनको 16 नंबर और दे दिया जाए तो ये पास हो जाएंगी और आवश्यक न्यूनतम अंक पा जाएंगे। तो जोड़ेंगे मित्र, तो 8 6 14, 4 शेष हो जाएगा 1, 4 और 1 5 और 1 यहाँ हो जाएगा 6, 6 होगा ना, 4 1 5 और शेष 6 और ये 2, यानी कि 264 नंबर आवश्यक न्यूनतम अंक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नोट कर लें, फिर आते चलते हैं। चलिए, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत पूछ ले तो 264 नंबर लाना है, प्रतिशत बताना है, तो गुणे 100 कितने में, 800 में। तो अब यहाँ गुणा भाग कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 से इसको भाग कर देंगे, तो जितना आएगा इतना आवश्यक प्रतिशत अंक हो जाएगा, ठीक है। नोट करें। चलिए ध्यान रहे, जब एक फेल होगा एक पास होगा, तो प्रतिशतों का जो अंतर होगा इनके द्वारा पाए गए कम और ज्यादा नंबर के योग के बराबर होगा, लेकिन एक पास होगा एक फेल होगा तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और वह आवश्यक अंकों से 36 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक अंकों से 20 अंक कम प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अभी तक के क्वेश्चन में ये था कि जो दो क्वेश्चन इससे पहले हम लोग लगाए, एक छात्र फेल था और एक छात्र क्या था, पास था। एक ज्यादा पा रहा था, एक कम नंबर, लेकिन यहां पे क्या है कि दोनों के दोनों कम नंबर पा रहे हैं। तो मित्र यहां पे देखा जाए, पहला भी छात्र फेल है और नालायक दूसरा भी फेल ही है ना।
तो अब मेरे प्यारे साथियों दोनों के दोनों फेल हैं। तो पहला जो फेल है वो पाया है 28% नंबर, और कितने नंबर से फेल है? 36 नंबर कम पाया है। और जो दूसरा है मित्र वो पाया है 32% नंबर, और ये भी फेल है। कितने नंबर से? 20 नंबर से फेल है। तो मित्र हम आपसे पूछें कि बताइए जो दोनों के दोनों फेल है, लेकिन ये जो पहला वाला है ये जो ज्यादा पाया है दूसरे वाले से कितना प्रतिशत नंबर ज्यादा पाया है? तो आप कहेंगे कि सर 4% नंबर ज्यादा पाया है, 4% नंबर ज्यादा पाया है। फिर हम पूछे नंबर कितना, प्रतिशत 4 है, नंबर कितना ज्यादा पाया है? तो आप कहेंगे फिर से जोड़ दीजिए 36 और 20 56। तो नहीं मेरे प्यारे साथियों, गलत हो जाएगा। देखिए जब एक पास हो और एक फेल हो तब इनके द्वारा प्राप्तांकों के जो प्रतिशत का अंतर है अंकों के योग के बराबर है, लेकिन दोनों के दोनों फेल हो या दोनों के दोनों पास हो, ऐसे कंडीशन में देखिए अगर मान लीजिए पासिंग मार्क 100 नंबर हो, पासिंग मार्क कितना नंबर हो? 100 नंबर हो, और ये 36 नंबर कम पाया यानी कि ये 64 पाया, और ये 20 नंबर कम पाया यानी कि ये 80 पाया। तो ये जो 32% पाया ये 80 पाया, काल्पनिक बात हमने मान लिया है। जो 28% पाया 64 नंबर पाया, प्रतिशत तो 4 ज्यादा है। हम कहें नंबर इसका इससे कितने ज्यादा है? तो 80 से 64 घटाएंगे, कहेंगे 16 नंबर ज्यादा है। तो बाबू ये 16 है, 36 से 20 घटा के भी तो लाया जा सकता था, 36 से 20 घटा के भी तो लाया जा सकता था। तो इसका मतलब ये मेरी बात एक समझ में आ गई कि जब एक विद्यार्थी पास हो और एक विद्यार्थी फेल हो, तो जो नंबर कम पाए हैं जो नंबर ज्यादा पाए हैं दोनों का योग इनके प्रतिशत के अंतर के बराबर होगा। लेकिन दोनों के दोनों पास हो या दोनों के दोनों फेल हो, दोनों के दोनों पास हो या दोनों के दोनों क्या हो? फेल हो, तो ऐसे कंडीशन में ये जो प्रतिशत का अंतर है ना बाबू, इन दोनों के नंबर के अंतर के बराबर होगा। तो 36 से और 20 का अंतर आ जाएगा 16, तो 4% बराबर 16 के मित्र, तो 1% बराबर के, तो आप कहेंगे 1% बराबर 4 के, 1% बराबर 4 के। और अगर 1% बराबर मित्र 4 के है तो 100% बराबर, तो आप कहेंगे 100% बराबर 400, यानी कि इनका जो पूर्णांक है मित्र हो जाएगा 400। ऑप्शन भी सही जवाब। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर पेपर यहां पे ये पूछ लेता कि आवश्यक न्यूनतम अंक, तो उससे 400 का किसी एक का, इसी का निकाल दीजिए 28% नंबर। तो इसका 28% बाबू निकालते जो 2 से 2 जीरो कट जाता, 28 चौक के शायद 112 होता है क्या? हाँ, 4 32 हो जाएगा 2, ठीक है 112 होता है। और ये 36 नंबर कम पाया है, तो 36 नंबर अगर इसको आप दे देते तो हो जाता 148 नंबर आवश्यक न्यूनतम अंक, अगर ऐसा पेपर आगे पूछता तो। ठीक है, चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 43% अंक प्राप्त करता है और वह आवश्यक अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा परीक्षार्थी 48% अंक प्राप्त करता है और वह आवश्यक अंकों से 65 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का न्यूनतम आवश्यक अंक, तो मेरे प्यारे साथियों सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे दोनों फेल थे, यहाँ पे दोनों क्या है? पास है। तो प्रतिशत का जो अंतर होगा इनके पास नंबरों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट कर लें। और मेरे प्यारे साथियों प्लीज अगर क्लास समझ आ रही हो तो प्लीज सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। चलिए ये देखिए यूपी पुलिस 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र ने क्षमा करें, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए और 4 विषयों में से उसने क्रम से 79%, 81%, 88% और 94% अंक प्राप्त किए। तो 5 विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो मित्र 5 विषय का पेपर है, तो आप मान लीजिए 5 विषय में से प्रत्येक विषय 100 नंबर का था, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर का था, सभी पेपर 100 नंबर के थे। तो अब अगर सभी 100 पेपर 100 नंबर के थे तो कुल जो पूर्णांक था मेरे प्यारे साथियों, कुल जो पूर्णांक था वो पूर्णांक हो गया 500, वो कुल पूर्णांक हो गया 500। और इसे 500 का ओवरऑल अगर बात करें तो 500 का टोटल उसको मिला है 85% अंक। तो 85% अंक मिला है, तो 500 का मित्र हो गया 85%। अगर आप निकालेंगे भाई 5 विषय अगर प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक के हैं तो 5 हो जाएंगे 500, और 500 में ओवरऑल उसको मिला 85%। तो 85% मित्र जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 5 का 5 में गुणा करके 25 शेष हो जाएगा 2, और 8 पंजे 40, 2 42, यानी कि उसको कुल 425 अंक चाहिए होगा 500 में, 5 विषय में 425 अंक चाहिए होगा, तब जाके उसका जो नंबर होगा वो कितना होगा मित्र? वो हो जाएगा 85%। ठीक है,
अब पहले विषय में 100 में से उसको मिला 79%, यानी कि 79 नंबर। दूसरे में 100 में से मिला 81, तीसरे में 100 में से मिला 88 और चौथे में 100 में से मिला 94। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे पूछें कि 4 विषय में उसे कितना मिल गया, तो आप कहेंगे कि 9 और ये 9, ये 8 9 9 9 18 4 22, शेष हो जाएगा 2, और ये 8 8 16, 16 9 25, 25 और 7 32, 32 2 34, यानी कि 342 नंबर उसको मिल चुका है। 4 विषय में 342 नंबर मिल चुका है और कुल 425 नंबर लाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, 425 से अगर 342 हम घटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ 12, 12 से 4 घटाएंगे, यानी कि 83 नंबर उसको लाना होगा 5वें विषय में, यानी कि 83% नंबर लाना होगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें, यूपी पुलिस 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है बाबू, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, कैलकुलेशन कभी कभी गलती हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र। अगला भी क्वेश्चन सेम वैसा ही लग रहा है, ये भी यूपी पुलिस 2019 का ही है। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को कुल 80% अंक प्राप्त किए, उसमें प्रथम 4 विषयों में क्रमशः इतना इतना और तो मेरे प्यारे से, तो ये सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट कर ले क्वेश्चन को और आंसर मुझे जरूर दीजिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिसमें राहुल के औसतन अंक 60% प्राप्त किए, जिसमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए, और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए, जिससे उसका कुल प्राप्तांक 64 हो गया। तो चौथे विषय का पूर्णांक क्या था? मित्र कुछ नहीं, ध्यान दे, कुछ नहीं करना है। अगर बात करें पहले 3 विषय की, अगर हम बात करें कि पहले जो उसके 3 विषय थे, जो उसके पहले 3 विषय थे बाबू, उसके जो पहले 3 सब्जेक्ट थे, उसके जो पहले 3 सब्जेक्ट थे मित्र, उसका कुल पूर्णांक, टोटल पूर्णांक हो जाता 150। आप कहेंगे 150 कहां से आ गया? अरे बाबू, पहले जो 3 विषय हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र का पूर्णांक कितना है? 50-50 का है, तो तीनों का हो जाएगा 150। इस 150 में से वो पाया है 60% अंक। तो आप अगर इसका हम 60% नंबर निकाल दें, 60% नंबर निकाल दें, तो आप कहेंगे 15 छक्का 90, यानी कि पहले 3 विषय में उसने पाया 90 नंबर, 90 नंबर। ठीक है, अब चौथे विषय में 54 नंबर और पा गया। भाई चौथे विषय में वो 54 नंबर और पा गया, ऐसा पेपर ने कहा गया है कि चौथे विषय में 54 नंबर और पा गया, यानी कि कुल मिला के वो 4 और 9 5 14, यानी कुल मिला के वो 144 नंबर पाया है चारों विषय का मिला के। और चारों विषय का आपको कुल पूर्णांक नहीं पता है, जबकि 3 विषय का आपको पता है 150, तो चारों का पूर्णांक मिला के मान लीजिए x% है, और मित्र x% का वो कुल मिला के टोटल जो पाया परसेंटेज कितना पाया? 64%। तो अब इसका अगर हम x टोटल चारों विषय का पूर्णांक अगर x है और x में 64% है, या 64% बराबर 144 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 64% नंबर है और बराबर कितने के हैं? 144 के हैं। तो x बराबर, तो 4 से भाग कर देंगे तो 16 चौक के 64 और 4 से 25 बार में, और 16 से ये कट जाएगा 9 बार में, और 25 का तिरछा गुणा कर लेंगे तो 25 9 225, यानी कि चारों विषय का जो पूर्णांक है मिला के वो 225 नंबर का है। और इस 225 में पहले 3 विषय का पूर्णांक है 150। तो 225 से बाबू अगर 150 हम घटा दें तो टोटल जो नंबर आ जाएगा चौथे विषय का वो 75 नंबर का पूर्णांक होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चौथा जो पेपर था वो 75 नंबर का था, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, अगला भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में से 40% अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? बाबू कुल मिला के लगाने वाले क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखिए ओवरऑल उसे 50% नंबर लाना है। ठीक है, 50% पास होने के लिए कह रहा कि जो पहला प्रश्न पत्र है, पहला जो प्रश्न पत्र है वो छोड़िए, पहला प्रश्न छोड़िए, बाद में देखते हैं। कह रहा कि जो पहला प्रश्न पत्र है वो 200 का है, और दूसरा प्रश्न पत्र जो है कितने का है? 150 का है। तो कुल जो पूर्णांक है, जो टोटल पूर्णांक है मेरे प्यारे साथियों, वो 350 का है।
और इस 350 में उसको 50% नंबर लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। तो 50% नंबर लाने का मतलब हो गया आधा, 35 पंजे 175, यानी कि 175 नंबर लाएगा तो वो पास होगा, वरना वो हो जाएगा फेल। ठीक है, जिसमें जो उसका पहला सब्जेक्ट है, उसका जो पहला सब्जेक्ट है वो है 200 नंबर का। पहला सब्जेक्ट है मेरे प्यारे साथियों 200 नंबर का, और इस 200 नंबर में वो पाया है 40% अंक। तो 200 का बाबू अगर हम 40% निकाल दें, 200 का 40% निकाल दें, तो यानी कि पहले प्रश्न पत्र में उसने लाया 80 अंक। पहले प्रश्न पत्र में उसने लाया 80 अंक। पास होने के लिए कुल चाहिए 175 अंक, और पहले प्रश्न पत्र में लाया 80 अंक। तो दूसरे मुझसे पता है कितना लाना होगा, यहां हो जाएगा घटा के 5, और ये घटा देंगे 17 से 8 आ जाएगा 95, यानी कि दूसरे प्रश्न पत्र में बाबू उसको लाना होगा 95 नंबर लाना होगा। गुणे 100 क्योंकि प्रतिशत पूछा है, गुणे 100 क्योंकि प्रतिशत पूछा है, 95 कितने में से लाना होगा? तो दूसरा प्रश्न पत्र है 150 नंबर का, तो 150 नंबर से तो बटे 150, 50 गुना 100, 50 तिया 150, ये होगा ना, 50 तिया 150, गुणा भाग सही है ना? हाँ, तो ये 90 दुना 180 और 5 दुना 10 यानी कि 190 हो जाएगा। और 190 में बाबू जब 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 शेष बचेगा 1, 3 त्रिक 91, लगभग 63 समथिंग, यानी कि ऑप्शन डी आप लगभग 64 को सही जवाब कर सकते हैं। एग्जैक्ट ना देके लगभग पूर्णांक दिया तो 64 इसका सही जवाब कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 है, उसमें ए को बी से 25% अंक मिले, अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, बी को सी से 60% अंक अधिक प्राप्त हुए, तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 80% अंक प्राप्त हुए तो डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो मित्र कुछ नहीं, देखिए ए और डी के बीच का संबंध पूछा। ए को मिला 80% और डी को कितना परसेंट मिला। ठीक है, देखिए कुल पूर्णांक कितना है 500, तो पूर्णांक को मारिए गोली, हमको पूर्णांक से कोई मतलब नहीं, बाद में देखेंगे पूर्णांक को। पहले इनका हम रेशियो बनाते हैं। रेशियो कैसे बनाते हैं बाबू, ध्यान दें। क्वेश्चन ने कहा है कि ए को बी से कितना ज्यादा मिला है, आप कहेंगे ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। तो इसका मतलब अगर बी को 100 अंक मिला तो ए को मिलेगा 125। कोई शक? आप कहेंगे कोई शक नहीं। ठीक है, फिर हम कहें बी की बात करें, बी और सी की बात करें, तो कह रहा है बी को सी से 60% अंक अधिक मिले। तो बी अनुपात सी की अगर बात करें तो बी को सी से ज्यादा मिला है। तो सी का अगर 100 अंक है, तो बी का 160 अंक है। ठीक है ना। बात करें आगे सी डी की, तो कह रहा है कि जो सी को है ना वो डी से 20% कम, यानी कि सी अनुपात जो डी है, डी को अगर हम 100 मान लें, तो सी को इनसे 20% कम, यानी कितना मिला? 80 मिला है। कोई शक यहां तक? भाई 100 मान के मैंने बताया, अब फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन 100 अगर प्रतिशत सीधा तो 100 से लगाएं। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा छोटा कर दें, रेशियो निकाल लें, तो 50 से भाग करेंगे, 50 चौक के 100, 50 पंजे 125। ठीक है, तो ए अनुपात बी है 5 अनुपात 4, बी अनुपात सी 20 से भाग कर दें, 20 पंजे 80 और 20 वटे 160। सी अनुपात डी निकालें तो 20 चौक के 80, 20 पंजे 100। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 5। पेपर ने ए का नंबर दिया है और डी का नंबर पूछा है, तो बाबू ए अनुपात डी डायरेक्ट निकालिए। ए अनुपात डी क्यों निकालेंगे? क्योंकि ए का नंबर दे के डी के बारे में पूछा है। तो बाबू ए अनुपात डी अगर निकालना है तो इस पूरे का गुणा कर दीजिए डायरेक्ट ए का मान। अनुपात समानुपात में जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल बढ़ाएंगे। इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए ए का मान, इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए डी का मान। लेकिन गुणा करने से पहले दोनों तरफ कुछ डाटा कटने वाला हो तो काट दीजिए। आप कहेंगे 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा इसमें, लेकिन यहां रह जाएगा 8, यहां रह जाएगा 5। तो आप कह सकते हैं ए को अगर 8 अंक मिला है तो डी को 5 अंक मिला है। ए को अगर 8 अंक मिला है तो डी को मिला कितना अंक? 5 अंक। तो हमको 500 से कोई मतलब नहीं, हमको प्रतिशत बताना है ना। तो ए को मिला 80%, तो ये 8 अंक रिप्रेजेंट करता है 80% नंबर को। तो बाबू अगर 8 अंक रिप्रेजेंट करता है 80 नंबर को, तो एक अंक कितने को रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहेंगे एक अंक रिप्रेजेंट करता है 10% अंक को, 10% को। तो अगर एक अंक 10% है तो डी को तो 5 अंक मिला है ना, तो 5 अंक बराबर आप कहेंगे 50%, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 16/3/2020 का। कह रहा है किसी परीक्षा में श्रेया को गणित में 90 में से 84, ठीक है,
विज्ञान में 50 में से 45, कंप्यूटर साइंस में 25 में से 23 और अंग्रेजी में 80 में से 68 में। तो किस विषय में सर्वाधिक अंक मिले? सर्वाधिक यानी कि प्रतिशत की बात कर रहा होगा। अंक कहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पूर्णांक समान होते तो अंक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ की बात करें, मैथ की, तो मैथ में उसको मिला है 84 कितने में से? 90 में से। 84 मिला है 90 में से। तो 84 का प्रतिशत निकाले, भागा 90 कर दे बाबू, तो 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 840 भागा 9। तो 9 से भाग करें, 9 9 81, 9 9 81, शेष बचेगा 3, तो 9 3 27, मतलब 93.33% लगभग इसको मैथ मिला। बात करें मित्र इंग्लिश की, बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में मिला है 68 मिला कितने में से? 68% बताना है गुणे 100, 80 में से। तो अभी इसको छोड़िए, तो बहुत कम लग रहा है, चलिए निकाल ही लेते हैं। 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, 4 से 17 बार में, 17 चौके 17 पचे 85% नंबर इसको मिल गया इंग्लिश में। बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में 25 में से 23 अंक मिला है गुणे 100 कितने में से? 25 में से। तो 25 से अगर भाग करेंगे तो 25 चौके 100, 23 चौके 92% में नंबर मिलेगा कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, साइंस की बात करें तो साइंस में पाया है 45 गुणे 100 कितने में से? 45 पाया है, आप कहेंगे 50 से। तो 50 से भाग करेंगे, 50 दूना 100 और 45 दूना 90%। तो मित्र पेपर ने पूछा सर्वाधिक, तो देखा जाए साइंस में 90 मिला है, कंप्यूटर साइंस में 92%, इंग्लिश में 85 और मैथ में सबसे ज्यादा 93.3%। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक उसको मैथ में मिला है 93.3% नंबर। ठीक है, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पेपर आते रहते बाबू ऐसे क्वेश्चन। और देखिए मेरी क्लास में सब प्रीवियस ईयर है, कोई रेलवे का क्वेश्चन है, कोई एसएससी का क्वेश्चन है। तो मेरी क्लास पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में बैठे। ए ने बी से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि ए के अंक उन दोनों के अंकों का योग का 56% है तो ए द्वारा प्राप्त अंक क्या है? ठीक है, चलिए देखिए बाबू, पहले हम इसको एक्स मान के कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। ए है और बी है। पेपर ने कहा है जो ए का अंक है ना, जो ए का अंक है, ए ने बी से 6 अंक अधिक हासिल किए। तो बी बाबू अगर एक्स अंक हासिल किया है तो ए ने एक्स धन 6 अंक हासिल किया है। क्लियर ना? अब कह रहा है कि ए का अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% है। तो दोनों के अंकों का अगर हम जोड़ करें मित्र, दोनों के अंकों का अगर हम जोड़ करें तो एक्स से एक्स 2x और धन 6, इसका 56%, इसका 56% नंबर बराबर ए के अंक है। ए का अंक है एक्स धन 6। अब यहां से बाबू अगर हल करें, यहां से हम हल करें, गुणा भाग करें, तो 4 से 14 बार में 56, 4 से 100 बार 25 बार में 100। तो तिरछा गुणा हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से मित्र, है ना। तो 14 का 2 में गुणा करेंगे, 14 दूना 28x धन 14 से 84 बराबर 25x धन 25 छक्का 150 150। x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो 25x इधर प्लस है भाई, 25x इधर प्लस, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 28x से 25x घटाएंगे बाबू, आ जाएगा 3x बराबर ये 84 प्लस उधर जाएगा माइनस। तो 150 से जब आप 84 घटाएंगे, 150 से जब 84 घटाएंगे तो 50 और 16 आ जाएगा 66। x बराबर आ जाएगा 66। तो 3 से 66 को भाग करेंगे मित्र, x बराबर आ जाएगा 22। इसका मतलब b को मिला है अगर 22 नंबर, तो a का नंबर इनसे 6 ज्यादा, यानी कि इनका नंबर कितना हो जाएगा 28। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो गया x मान के। दूसरा यदि हम फ्रैक्शन से लगाए बाबू, तो फ्रैक्शन से लगाए तो सबसे पहले 56% का मित्र जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4 से भाग करेंगे, 56% मतलब 56/100, तो 14 चौक के 56 और 25 चौक के 100। तो ये जो 56% नंबर है वो ए को मिला, लेकिन दोनों के योग का 56%। इसका मतलब मित्र ये हुआ कि दोनों के नंबर का योग अगर 25 है, दोनों के नंबर का योग 25 है, तो उसमें ए को मिला है 14, ए को मिला है 14, तो बी को कितना मिला होगा? तो आप कहेंगे बी को मिला होगा 11, बी को मिला होगा 11। अब मित्र पूछा ए का नंबर, तो ए का नंबर 14 का मल्टीपल होगा, 14 से कटने वाला कोई आंसर होगा, तो 14 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ए खत्म हो गया, बाकी आगे लगाना है। तो अब देखा जाए जो ए का नंबर है यहां पे बी के नंबर से कितना ज्यादा है, यहां पे बी के नंबर से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर बी के नंबर से इसका नंबर 3 ज्यादा है, यहां 3 ज्यादा है, पेपर में कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 2 के, तो आप कहेंगे 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के, तो 14 बराबर 14 दूना 28, ए का नंबर 28 है और बी का नंबर 11 दूना 22 है, खत्म। ठीक है, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र,
तो अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे मेरे प्यारे साथी, ये चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी जो चुनाव वाले क्वेश्चन है, चुनाव के हर टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग करेंगे। तो कम से कम इसकी 6 क्लास लगनी है प्रतिशत की। तो अभी तक ये आज की ये चौथी क्लास है, 2 क्लास और प्रतिशत में लगेगा और प्रतिशत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चुनाव छोड़ दिए, क्योंकि चुनाव जब शुरू करें ना तो हर टाइप के क्वेश्चन एक ही क्लास में कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो आज के लिए मंत्र इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ। और आपसे निवेदन है बाबू, अगर क्लास समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।